गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.5 का जो बचा हुआ भाग रह गया था, पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम का परिचय और अभ्यास। ये हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संरचना क्या है, संरचनात्मक उपागम है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि संरचना किसे कहते हैं। एक आसान शब्दों में कहा जाए तो संरचना यानी कि निर्माण करना, स्ट्रक्चर अगर हिंदी में कहते हैं, संरचना करना। अगर हम किसी घर का संरचना करते हैं तो कैसे करते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं उसके घर बनाने का। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ईंट से घर बनाते हैं, नींव बनाए उसके बाद ईंट जोड़ते हुए घर बनाएंगे। कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें सीमेंट के पिलर बनाए जाते हैं, उसके बाद से उसमें ईंट जोड़ी जाती है। कुछ आप जैसे शॉपिंग मॉल अगर देखे होंगे, वहाँ पे शीशे लगे होते हैं वो। तो जो संरचना है वो अलग अलग तरह की हो जाती है वो, यानी एक घर की हमें संरचना करनी हो, एक घर का हमें निर्माण करना हो तो अलग अलग तरीके होते हैं। उसी तरह से भाषा में भी है, भाषा में भी संरचना होता है। तो अगर भाषा में संरचना का अर्थ देखें तो उसको हम कहेंगे कि वाक्यों में शब्दों की व्यवस्था के प्रारूप को संरचना या वाक्य गठन कहते हैं। ये हो गया संरचना। लेकिन इसमें भी है, भाषा में भी है कि प्रत्येक भाषा में वाक्यों की संरचना अलग अलग होती है वो। जैसे और हिंदी भाषा के वाक्य संरचना की बात करें तो हिंदी में वाक्य संरचना कैसे होता है? आप देखें तो हिंदी में पहले क्या होता है? कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होता है। अगर अंग्रेजी में देखें वाक्य संरचना तो उसमें क्या होगा? पहले कर्ता होगा, फिर क्रिया होगा तथा लास्ट में कर्म होगा। इसके जो हिंदी से बिल्कुल अलग है वो। अगर संस्कृत में देखें वाक्य संरचना तो उसमें क्या होते हैं? उसमें विभक्तियां जो होती हैं उसका उसका क्रम महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो घर का संरचना होता है उसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसी तरह से भाषा में भी अलग अलग भाषाओं की संरचना अलग अलग होती है। एक आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि संरचना, भाषा में संरचना किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि शब्दों की व्यवस्था, यानी भाषा में शब्दों की व्यवस्था ही संरचना कहलाती है। यानी कि एक वाक्य में किस प्रकार से शब्द को रखा जाता है वही संरचना है। तो ये तो बात हो गया संरचना की। अब हम बात करते हैं संरचनात्मक उपागम की। संरचनात्मक उपागम क्या है? अब हम देखते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं हम? पहले हम वर्णमाला से शुरू करते हैं वो, या हम लोगों ने, आपने देखा था जब शिक्षण की विधियां अगर हमने बात की थी, वो कौन कौन सी कैसे लिखन विधि या पठन विधि पढ़ाया जाए वो, तो हमने कहा था कि भाई शब्द, कुछ कोई शब्द विधि होता है, वाक्य विधि होता है, अलग अलग होता है। तो पहले हम बच्चों को छोटे छोटे शब्द पढ़ाते हैं या छोटे छोटे एक वर्ड बताते हैं। जैसे आपने देखा हो कि अगर जल, थल, नल, फल, इस तरह के शब्द हम पढ़ाते हैं। फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको वाक्य के रूप में बताते हैं। जैसे यह नल है, यह जल है, राम नल पर चल, बाजार चल। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक जो सिंपल से हम कठिन की तरफ बढ़ते हैं वो, यानी सरल से कुछ कठिन की तरफ जाते हैं वो। तो यही जो उपागम है वो संरचनात्मक उपागम कहा जाता है। यानी कि संरचना, यानी कि पहले आपने, अब कहते हैं ना कि पहले घर का संरचना करते समय आप नींव बनाते हैं, फिर उसके बाद ईंट जोड़ के घर बनाते हैं, फिर छत बनाते हैं वो। तो वही संरचनात्मक उपागम हम भाषा में भी लेते हैं कि पहले हम छोटे से शब्द से शुरू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ते जाते हैं, वही कहलाता है संरचनात्मक उपागम। तो ये हम बात होगी हमारे कि संरचनात्मक उपागम किसे कहते हैं। तो आपको दो चीज़ जानना जरूरी है, एक कि संरचना, संरचना किसे कहते हैं, और दूसरा कि संरचनात्मक उपागम। संरचनात्मक उपागम की बहुत सारी परिभाषाएं किताबों में दे रखी है, मैं इसको
आप लोगों को फोटो खैर भेज भी दूंगा वो। जैसे एक मैं पढ़ रहा हूँ, संरचनात्मक रचनात्मक उपागम एक शिक्षण विधि नहीं है, अपितु शिक्षण का आयाम है। इसे किसी भी शिक्षण विधि में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कई सारी परिभाषाएं हैं जिसको मैं आप भेज दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए इसको डिटेल में पढ़ नहीं रहा हूँ। तो ये बात हो गया संरचनात्मक और संरचनात्मक उपागम की। अब हम बात करते हैं कि क्या संरचनात्मक उपागम की क्या विशेषताएं हैं, कैसा होता है संरचनात्मक उपागम। तो हम संरचनात्मक उपागम की विशेषताओं की अब हम बात करते हैं। तो विशेषता में आ जाएगा, जैसे कुछ विशेषताएं हैं, वाक्य में शब्दों की सार्थक व्यवस्था। ये संरचनात्मक उपागम की पहली सबसे बड़ी विशेषता है कि वाक्य में शब्दों की सार्थक व्यवस्था, यानी कि जो वाक्य होंगे इसमें सार्थक शब्द होंगे, उनके एक क्रम होगा, एक सुनिश्चित होगा वो। संरचना में शब्दों के क्रम की व्यवस्था अर्थ के अनुसार, जो हमने कहा था कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, तो उसके क्रम की उसके शब्दों के क्रम की व्यवस्था अर्थ के अनुसार होती है, यानी जो इसका अर्थ होगा वो उसके शब्द के क्रम पे निर्भर बदल जाता है वो। और है इसकी विशेषता है कि वाक्य में शब्दों का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है, यानी कि आप शब्द का स्थान बदलेंगे वो तो क्या होता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है वो। जैसे कोई उदाहरण लीजिए, अच्छा हाँ, एक हमें अभी उदाहरण याद आ रहा है कि सपोज करिए कामा अगर हम लगाते हैं, जो जैसे है कि रोको मत जाने दो, एक आपके पास शब्द है रोको मत जाने दो, यहाँ पे सिंपल लगा, कोई कामा नहीं है वो। अगर हम रोको के बाद एक कामा लगाते हैं, रोको मत जाने दो, तो देखिए एक कामा लग जाने से अर्थ बिल्कुल अलग हो गया वो। यानी जो पहला था रोको मत जाने दो, तो वो अलग उसका मतलब हो गया, रोको के बाद कामा है, मत जाने दो। और दूसरा हो जाएगा रोको मत, फिर कामा लगा दिए, मत के बाद कामा लगा दिए, जाने दो, यानी कि रोको मत उसे जाने दो। तो वो कह रहा है कि जब हम अर्थ बदलता है, जब हम कुछ इसमें उस संरचना में कुछ बदलाव लाते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है अब। तो ये इसकी विशेषता ये भी है कि प्रत्येक भाषा की संरचना का अन्य भाषाओं से भिन्न होता है, जो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक हिंदी की जो संरचना होगी वो अंग्रेजी की संरचना से अलग होगी। संरचनात्मक उपागम की एक और सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें मौखिक पे बल दिया जाता है, लेखन और पठन पे कम बल दिया जाता है। तो मौखिक पे ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी कि बच्चों को हम बोलने के लिए ज़्यादा करते हैं हम। ये संरचनात्मक उपागम की विशेषता है। अन्य विशेषता में आप बता सकते हैं कि संरचनात्मक उपागम का ज़्यादा प्रयोग हम द्वितीय भाषा को पढ़ाने में करते हैं वो। हम प्रथम भाषा में भी करते हैं, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा को हम द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे ये बात सही है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इंग्लिश की क्लासेस की, इंग्लिश जो स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपसे होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप बोलते रहिए, कुछ भी बोलिए। आपको लिखने पे, आपको टेंस पे, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा बल नहीं देते हैं, उसमें कहते हैं कि आप बोलिए, आप गलत बोलिए, सही बोलिए, जो भी बोलना आप बोलते रहिए आप। तो आपको उसको मौखिक पे बल दिया जाता है वो। तो वो संरचनात्मक उपागम विधि से वहाँ पर पढ़ाया जाता है वो। आप कुछ गलत भी बोलते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं किया जाता, हाँ कहते ठीक है बोलते रहिए, क्योंकि वो संरचनात्मक उपागम का ये मानना है कि आप जब आसान से आप कठिन की तरफ जाएंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे वो। यानी आप बोलते रहिए कि दिस बैड, दिस पेन, बाद में आप खुद ही इसको सुधार करेंगे, दिस इज़ पेन, दिस इज़ बैड। तो वो कह रहा है कि ये जो संरचनात्मक उपागम है वो द्वितीय भाषा को सिखाने में ज़्यादा बल दिया जाता है, और इसमें मौखिक पर ज़्यादा बल दिया जाता है। लेखन और पठन पे दिया जाता है लेकिन कम दिया जाता है। जैसे आप भाषा सीखने जाएंगे वो तो आप देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में कि वो लिखने पे और पढ़ने पे कम बल देते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस और बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर पे बल नहीं देते हैं। उनका मेन पर्पज़ होता है कि स्पीकिंग,
तो इसलिए यही बात कर रहा है कि वो संरचनात्मक उपागम में बोलने पर बल दिया जाता है। और संरचनात्मक उपागम की एक और विशेषता यह है कि इसमें व्याकरण पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। बच्चों को व्याकरण बल नहीं दिया जाता है। अगर आप स्पीकिंग करने गए, पहले दिन स्पीकिंग कोर्स करने जा रहे हैं और आपको वो मतलब लगे हुए ग्रामर बताने हैं इसमें कि नहीं ये गलत है, वो ठीक है, ऐसा नहीं हो, तो आप क्या हो जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि संरचनात्मक उपागम से बच्चों को द्वितीय भाषा सीखने में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और ख़ास तौर से जब छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जो खास इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होते हैं, वहाँ पे देखे होंगे कि आप टीचर कहते हैं नर्सरी से ही या सपोज करें केजी से ही करते हैं कि इंग्लिश में बोलो, जो भी कहना है इंग्लिश में करो, चाहे गलत बोलो चाहे सही करो, इंग्लिश में करो। तो वो भी आपका संरचनात्मक उपागम ही है वो, और बच्चों को मौखिक पे ज़्यादा बल देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह उपागम जो है बच्चों के मौखिक पे ज़्यादा बल देता है, लेखन और पठन पे कम देता है। तो कहीं कहीं इसका इसकी एक कमी भी है वो, कि यह उपागम लेखन और पठन पे बल जाता है, मौखिक पे ज़्यादा बल देता है। तो ये कुछ हो गया आपकी संरचनात्मक उपागम की विशेषताएं। अगर पूछा जाए कि क्या है, तो आप उन विशेषताओं को आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं संरचनात्मक उपागम से कैसे शिक्षण किया जाए। क्या है शिक्षण के, क्या उपाय है। हम विशेषता से आप देखेंगे तो विशेषता में कुछ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब पूछा जाए कि संरचनात्मक उपागम से शिक्षण की क्या विधियां हैं, कैसे शिक्षण किया जाए, आप कैसे शिक्षण करेंगे, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हम जब संरचनात्मक उपागम से जब शिक्षण करते हैं तो उसमें मुख्य 3 सिद्धांत पे बल दिया जाता है। पहला बल होता है वाचन पर बल देना, दूसरा होता है भाषाई आदतों का विकास करना, और तीसरा होता है छात्रों की क्रियाशीलता। ये 3 सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से हम संरचनात्मक उपागम के मदद से शिक्षण करते हैं। तो पहला है वाचन पर बल देना। जैसे हम लोगों ने विशेषता में देखा कि वाचन पर बल देना, यानी कि इस उपागम से शिक्षण का पहला विधि है कि बच्चों को बोलने का मौका दीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए कहिए, वो वाचन पर बल दीजिए, लेखन और पठन पर कम बल दीजिए। तो वाचन पर बल देना पहला है। दूसरा है भाषाई आदतों का विकास करना। भाषाई आदतों का विकास करने से क्या मतलब है, भाषाई आदतों का विकास करने से ये मतलब है कि बच्चे जब बोलें तो कुछ शब्दों को उसमें ऐड करके बोलें, कुछ धीरे धीरे क्रम को, भाषा के क्रम को समझें। तो वो भाषाई आदत हो गया, यानी कि जब हम बोलते हैं तो क्या चीज़ें सही है क्या गलत हैं, हम दूसरों से सुनकर भी समझ जाते हैं भाई कौन सी भाषा हमें बोलनी चाहिए, कौन से हमें शब्द बोलने चाहिए, कौन से हमें शब्द नहीं बोलने चाहिए, वो कौन से अच्छे शब्द हैं, कौन से खराब शब्द हैं। तो वो कह रहा है कि भाषाई आदतों का विकास करना, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रामर और व्याकरण से बल देने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है भाषाई आदतों पे। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि द्वितीय भाषा में आप सीख रहे हैं कि हाँ मुझे जाना है, अगर इंग्लिश है कि मैं जाना चाहता हूँ, तो आपको पहले तो समझ नहीं है, पहले बच्चे को गो गो इस तरह से बात कर रहे हैं कि गो, फिर कह रहे हैं कि आई गो, तो फिर कहेंगे मे आई गो, यानी कि वो धीरे धीरे भाषाई आदत पड़ेगी उसको बढ़ती है। तो वही बात कर रहा है कि भाषाई आदतों का विकास होना, यानी कि जो संरचनात्मक उपागम है वो धीरे धीरे बल इस पर देता है कि भाषाई आदतों का विकास हो, यानी कि बच्चा पहले छोटा सा शुरू करे, फिर उसको हम धीरे धीरे उसका विकास होता रहे। वो एक बच्चा पहले टीचर से, नर्सरी क्लास का बच्चा होता है, तो जब टीचर उसको कहती है कि नहीं आप इंग्लिश में बोलिए, तो वो इंग्लिश में समझ नहीं पाता, सुना होता है कि हाँ गो, तो पहले गो बोलता है वो, फिर बोलता है कि आई गो, फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसको लगता है कि नहीं, सुनता है या कहीं से और टीचर बताती है तो उसको लगता है कि हाँ मे आई गो, फिर कहता है कि मे आई गो मैम। तो ये हो गया भाषाई आदतों का विकास करना। और थर्ड जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है इस उपागम का, वो है छात्रों की क्रियाशीलता, यानी कि इसमें छात्र एक्टिव होंगे, टीचर कम क्रियाशील होंगे। वो ध्यान रखिए, अगर आप कहीं स्पीकिंग क्लासेस किए होंगे, वहाँ पे कहा जाता है कि आप लोग बोलिए, टीचर केवल आपको केवल गाइड करता है कि हाँ ये टॉपिक दे देता है, आपका एक मार्गदर्शक देता है वो, लेकिन क्रियाशील कौन होता है, स्टूडेंट्स क्रियाशील होते हैं वो। तो संरचनात्मक उपागम इस पे भी बल देता है कि
छात्रों को क्रियाशील रखा जाए। छात्र जितने से जितने आप एक्टिव होंगे, क्योंकि मौखिक वाचन पे बल दे रहा है संरचनात्मक उपागम, तो आप जितने से ज़्यादा आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप आपका वाचन पे बल देंगे, तो आप जल्दी भाषा को सीखेंगे। तो ये तीन सिद्धांत हैं जो संरचनात्मक उपागम के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। अब बात आ जाती है कि संरचनात्मक उपागम से शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। भाई क्यों हम संरचनात्मक उपागम में शिक्षण करते हैं, इससे क्या उद्देश्य हैं वो? तो कुछ उद्देश्य को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जैसे कि सामूहिक अभ्यास। पहला उद्देश्य है कि सामूहिक अभ्यास, यानी कि आप मौखिक भाषण करते हैं तो आप सामूहिक अभ्यास होता है वो। जैसे जो आप कहें तो पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, जो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहाड़े, टेबल्स, हाँ टेबल आप कहते हैं वो, कि जैसे टेबल्स होता है, 2 का टेबल, 3 का टेबल या 2 का पहाड़ा, तो उसमें क्या होता है, हम ग्रुप में करते हैं, ग्रुप में बुलाते हैं वो। तो वो भी एक संरचनात्मक उपागम, क्योंकि आप मौखिक पे बल दे रहे हैं वो। तो उससे क्या होता है कि बच्चे एक जब टेबल पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि एक जब बच्चा पढ़ता है या ग्रुप में हम पढ़ते हैं तो दूसरे लोग भी उसको समझ जाते हैं वो। तो वो कह रहा है कि सामूहिक अभ्यास। फिर कह रहा है कि छात्रों में व्याकरण एवं रचनाओं की सहायता से संबंध स्थापित करना, यानी कि वो कठिन आसान से वो कठिन की तरफ जाते हैं। फिर क्या इसका उद्देश्य है कि छात्रों में मौखिक वाचन पर बल देना, एक ये इसके विशेष उद्देश्य हो गया वो। और क्या उद्देश्य हो सकता है कि छात्रों में वाक्य बनाने पर बल देना, वो एक ये उद्देश्य हो गया। छात्र अपने धीरे धीरे वाक्य बनाएंगे, जैसे हमने कहा कि पहले गो बोलेगा, फिर आई गो बोलेगा, फिर मे आई गो बोलेगा, तो वो वाक्य बनाने के लिए बल देता है। और छात्रों में संरचना यानी वाक्य गठन करने पर बल देना वो। तो ये चीज़ें हो गई जिसको आप कह सकते हैं कि संरचनात्मक उपागम के क्या उद्देश्य हैं। तो ये संरचनात्मक उपागम के उद्देश्य हो गया।